नमस्कार किसान भाइयों, टेक किसान फार्मिंग चैनल पे आपका रोहित कुमार स्वागत करता हूँ। आज आप देख सकते हैं पहुँचे ICAR शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करनाल हम पहुँचे हैं। ठीक है भाइयों, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं और थोड़ी सी जानकारी करते हैं। ये देखो शानदार नज़ारा, बड़ा ही शानदार शांत इंस्टीट्यूट है। ठीक है भाइयों, तो अब चलते हैं थोड़ा आगे और डॉक्टर मीना जी सामने की तरफ हमारे खड़े हुए। अब पूरी जानकारी इनसे लेते हैं किस तरह की एक वैज्ञानिक कितनी मेहनत करते हैं तब जाके एक अच्छी वैरायटी हमें मिलती है। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। एक बार परिचय करा दो, मैं तो परिचित हूँ, फिर भी लोगों को करा दो, पहली बार आया हमारे चैनल को पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर MR मीना, सीनियर साइंटिस्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक पादप प्रजनन गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल पे कार्यरत हूँ। थोड़ा सा तेज आवाज़ रखिए, बस समझा। तो डॉक्टर साहब हो गए जी करनाल संस्थान से। ठीक है जी। और डॉक्टर साहब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो, इतने बड़े चार्ट वगैरह लग रही है तो एक वैज्ञानिक की सारी उम्र लग जाए, जैसे मैंने सुना है। किसी वैरायटी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है जी। एक्चुअली कोई भी वैरायटी बनाते हैं उसमें 13 साल लगते हैं किसान को पहुंचने में जी। स्टार्टिंग फ्रॉम हम देखें तो प्रजनन प्रक्रिया है। ये देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे कोई क्रॉस बनाते हैं जी। क्रॉसिंग हम कोयम्बटूर बनाते हैं किसी दो वैरायटी की, किसी भी दो वैरायटी जिसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है। जी बिल्कुल। दोनों पेरेंट्स का पैतृक होगा जो अच्छे क्वालिटी हो और अच्छे उसमें रेसिस्टेंट टाइप हो, डिजीज रेसिस्टेंट हो, उन्हीं का क्रॉस करके और फिर आगे हम उसका फ्लफ लाते हैं जिसको मिस चैम्बर में ग्रो करते हैं। चैम्बर में ग्रो करके उसके बाद में हम मिस चैम्बर से सीडलिंग ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में और फिर उसकी जो ग्राउंड नर्सरी बनाते हैं। जी जी। पौध की रोपाई करते हैं ग्राउंड में जी। ठीक है। उसके बाद में हम ग्राउंड नर्सरी के पौधों को पेडी करते हैं, रेटून करते हैं, जो कि हम उसकी विंटर रेटूनेबिलिटी चेक करने के लिए जी। क्योंकि हमारा यहाँ पे हार्श क्लाइमेट होता है, दिसंबर महीने में हम उसकी रेटून करते हैं बिल्कुल। ताकि हमें, क्योंकि हमारी फैक्ट्री भी उसी टाइम चलती है, ताकि हमें रेटूनिंग पोटेंशियल पता लगे। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं, पेडी को उसको मूल्यांकन करते हैं, उसमें ब्रिक्स परसेंट कितना है, सुक्रोज परसेंट कितना है, वो चेक करके। और उसके अलावा भी मोर्फोलॉजिकल ट्रेट, उसमें कांटे न हो, अच्छा इरेक्ट आप कैनोपी हो, अच्छी पोरी हो, लंबी हो, मोटाव अच्छा हो, साथ में उसके साथ अच्छा अदर ट्रेट्स बिल्कुल वो भी चेक करते हैं। और इसके अलावा फिर उसके बाद में हम उसको नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, वो हमारी C1 स्टेज होती है जी, जिसको क्लोनल फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। बिल्कुल। उसमें हम क्या करते हैं, रेड रोड टेस्टिंग भी करते हैं, जो कि हमारी वायरलेंट टाइप की रेस होती है उनसे, उनके अगेंस्ट में। और उनसे जो डिजायरेबल टाइप मिलते हैं उनको हम, जैसे लिखा हुआ लाल सड़न के लिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम उसको प्री जोनल वेराइटी परीक्षण, जिसको बोलते हैं PZVT, प्री जोनल किस्म परीक्षण, जी, उसमें हम उसको लगाते हैं। और उस साल ही हम अगेन उसको रेड रोड टेस्टिंग करते हैं दोबारा, और साथ में उसको क्वालिटी चेक भी करते हैं। और उसके बाद हम उनको को स्टेटस देते हैं। को स्टेटस का मतलब है कि वो वैरायटी अब एक्रिप सेंटर के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए तैयार है। और उसके बाद एक्रिप सेंटर, डिफरेंट एक्रिप सेंटर है, हमारे 10 एक्रिप सेंटर वहाँ पे इसको टेस्ट होना है जी। उसमें हम क्या करते हैं, फिर ये उसमें 3-4 साल लग जाते हैं। अलग अलग स्टेज होती है, IVT है और AVT है, AVT सेकंड प्लांट है, रेटून है, दूसरे साल की पेडी करना। हाँ जी, दूसरे साल की पेडी जी, उसको लेके और उसके बाद में हम उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। और उस परफॉर्मेंस के बेस पे सभी सेंटरों के एवरेज परफॉर्मेंस को चेक करके हमारे बेस्ट स्टैंडर्ड से जब वो अच्छी आ रही है तभी हम उनको रिलीज करते हैं। तो इस तरह से हमारे 13 साल लग जाते हैं। 13 साल लग जाते हैं। तो फिलहाल अभी जो मतलब कि जो है जनरल की पूछूँ मैं, तो थोड़ा सा जनरल की बताओ मुझे, कौन कौन सी वैरायटी है जनरल में? हमारी रिसेंटली जो रिलीज है उनमें 16-030 है, जो कि 238 से ही निकली है। और उसका जो पेरेंट्स मेल है वो 8347 है CO, वो भी जो 15-023 का मेल है वही मेल है, 238 से निकली है। और ये 238 की सिमिलरिटी रखती है वैरायटी जी। तो कुल मिला के एक अच्छी वैरायटी विकल्प है किसानों को। सामान्य वैरायटी भी बोना चाहिए, क्योंकि कुछ हमें क्या रखना चाहिए, फैक्ट्री को भी 60% अर्ली में और 40% मिड लेट वैरायटी में मतलब अपना एरिया रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अनुपात तो यही है, सरकारी आदेश तो यही क्या कि 40-60 का अनुपात होना चाहिए, ताकि क्या है कि प्रॉपर बैलेंस बना रहे और किसान भाई अपना कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए कि एक वैरायटी में रेड रोट आ जाए तो दूसरी उसको विकल्प होना चाहिए। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा इसमें, जो खेतों की जो 38 की स्थिति शायद विनाशकारी बनी, कहीं कि अच्छा भी मैं ये भी नहीं कहता, तो ये लगातार कंटिन्यू जो 10-12 साल से होते आ रहे, एक ही वैरायटी पे लगातार डिपेंडेंसी, शायद इसीलिए स्थिति शायद खराब हुई। अगर वैरायटी रिप्लेसमेंट दूसरे तीसरे साल अगर करा जाए तो भले ही जर्नल की क्यों ना हो, कैसी हो,
एक्चुअली इसका वैरायटी का जो सीड रिप्लेसमेंट होना हर तीसरे चौथे साल किसानों को चाहिए कि वो बीज बदलते रहें। 238 ही क्यों ना हो, वो उसका और भी बढ़ाई जा सकती है यदि किसान भाई उसका सीड शुद्ध लेते रहें, हेल्दी ब्रीडर सीड यूज़ करें और हर तीसरे और चौथे साल उसको चेंज करते रहें, तो निसंदेह कोई दिक्कत नहीं है, वैरायटी को मेंटेन किया जा सकता है। और जिस खेत में रेड रोट आई उसको मैनेज करें, वहाँ पे गन्ना न लगाएं, उसमें धान की फसल बोएं या अन्य कोई विकल्प चुनें ट्रीटमेंट के बाद। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। थोड़ा सा ये चार्ट वगैरह इनके बारे में मुझे थोड़ा सा और बताइए। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, संस्थान कब लगा था ये? है जो 1932 में 1932 का है, और तब से हमारे यहाँ पे अलग अलग वैरायटी निकली हुई हैं। पहले हमारे यहाँ कोयम्बटूर है हेडक्वार्टर, वहाँ से ही फ्लप आता था और वहीं से ही वैरायटी सिलेक्शन होती थी। तो आप देखते हो उसके बाद में हमने यहाँ से ब्रीडिंग भी स्टार्ट की हमारे सेंटर पे, और कम से भी कम 14 वैरायटी यहाँ से रिलीज़ हो चुकी है अब तक। बिल्कुल। तो उनमें हमने यहाँ लिस्ट करी हुई है, 15-0-23 तक लास्ट है। करण हमारे यहाँ से, करण नाम से हम देते हैं इनको जी। जैसे करण 1 है, करण 2 है, इस तरह से अलग अलग सीरीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी इसके अलावा करण 16-030 है, उसके बाद में अभी करण 17 आएगी, वो जो 17-018 होगी, वो रिलीज अभी अनुमोदित नहीं हुई, रिलीज नहीं हुई है। बाकी 18वीं यहाँ पे ऐसा खड़ा जिसे मैं अपने यहाँ पे देखता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा शानदार, कुछ अलग ही है मामला, और जिग जैग में है, कमाल की चीज़ है। 18 वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, किसानों को लगानी चाहिए, अर्ली में भी है। और 18 में क्या होता है ना कि एक तो रिकवरी भी अच्छी है, साथ में इसमें ओनली ध्यान रखना है पैकेज प्रैक्टिस पे। किसान भाई मिट्टी हल्की लगाएं, 1 इंच से मिट्टी ज़्यादा नहीं लगाएं, और क्योंकि ज़्यादा मिट्टी लगाने पे इसका जमवार नहीं होता है, इसलिए थोड़ा ये ध्यान। टीलर वगैरह 90 दिन तक शायद होना नहीं चाहिए, मिट्टी आए ना। बिल्कुल बिल्कुल 120 दिन तक इसके ऊपर मिट्टी न आए, टिलर अच्छा आएगा। उसके बाद ही इसमें जब मिट्टी चढ़ाएं, खाद डाल के और मिट्टी चढ़ाएं। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब थोड़ा भूमि उपचार पे और बता दो थोड़ा सा, किसान जो ठावे और बोले बुआई का टाइम चल रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सोइल में जो है ना, सोइल बोर्न जो डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ट्राइकोडर्मा डालना जरूरी है। तो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडिस है, उसको डालें, और खेत तैयार करते टाइम ही किसान उसको अच्छी तरह मिला लें, और उसके बाद में ही मतलब उसके अराउंड 10 दिन बाद फिर उसकी बुआई करें। बिल्कुल सही जानकारी है। और किसी तरह का कोई मतलब जैसा सीड वगैरह लेते हैं आदमी ने आपस में भी ले, संस्थान से भी ले जा, तो ट्रीटमेंट वगैरह कितना ज़रूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी जो हमारा फंगस है या फिर कोई भी डिजीज़ युक्त जो सेट यूज़ करते हैं उसका रोग रहित होना ज़रूरी है, शुद्ध बीज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किसान को चाहिए कि कार्बनडिज़म है 1 ग्राम प्रति लीटर, या फिर उसके साथ ही हम कोई इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करें, या इमिडा यूज़ कर सकते हैं, या क्लोरोपाइरीबॉस। उसमें अच्छी तरह डुबो लें सेट्स को। या इसके अलावा हमारे पास सेट ट्रीटमेंट डिवाइस भी है जो वैक्यूम बेस में है। उसमें क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है और विद इन 20 मिनट्स यू कैन अपन 50 किलो सीड ट्रीट कर सकते हैं। तो वैक्यूम से क्या होता है कि जो दवाई पूरी रात तक सेट में नहीं जाती, वो विद इन 20 मिनट्स के अंदर चली जाती है, और बहुत ही इफेक्टिव होता है और अच्छा जमवार भी होता है। ये टूल मिलों के पास भी है क्या? मिलों ने अभी कुछ खरीदा है और सारी मिलों ने नहीं खरीदा। हम चाहते हैं कि सारी मिलें इसको अपनाएं। सर मिल को सीड ट्रीटमेंट यहाँ पर बहुत बड़ी सब्सिडी मिला है, सच्ची बात है। तो उन्हें करना भी चाहिए, रखना भी चाहिए, इस पर भी सब्सिडी लेंगे वे, तो किसान का करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल मिल का डिसीजन है, हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। और एक आदर्श खुराक मुझे और बता दो, मतलब कहना गन्ना बुआई के समय क्या होनी चाहिए? देखो, गन्ना बुआई के समय हमारा जो रिकमेंडेशन रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना है, अलग अलग स्टेट्स का है जी। और हम कहते हैं कि जैसे प्रति एकड़ 50 kg DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश है हम 33 किलो रखते हैं, और एकड़ में प्रति एकड़ जी, ठीक है। और इसके अलावा क्लोरोपाइरीपास 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी का इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। सोइल टेस्ट जरूर करा ले किसान भाई, उसके हिसाब से। ऑर्गेनिक कंटेंट भी बहुत ज़रूरी है उसका मेंटेन रहना, 2.5 से ज़्यादा ही रहना चाहिए। यदि कम है तो ज़रूर उसमें अपना ऑर्गेनिक कंटेंट डालें, ग्रीन मैन्योरिंग करें, FIM डालें, वो ज़रूरी है। तो भाइयों मिट्टी टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। मिट्टी टेस्टिंग बुआई से पहले ज़रूर जाँच कराएँ, किस पोषक तत्व की प्रधानता हो रही है, कौन सा पोषक तत्व घट रहा बढ़ रहा है, या pH की बैलेंस ही बिगड़ रही है, वो चीज़ें आपके सामने होगी। उसी के अनुरूप फिर आप डोज वगैरह उसमें लगाएंगे। हालांकि इसमें जो चार्ट वगैरह है
रिपोर्ट होती है, आप अगली फसल आपकी पूछिए कौन सी बो रहे हो, तो वो खुद ही रिकमेंड कर देगी इतना डालना आपने चाहिए। जी जी तो वो आपकी अपनी अवस्था है, अपने खेत है, उसकी मतलब अप एंड डाउन जो भी होगा जी उस चार्ट से ही आपने अच्छे से पता चलेगा। और टेस्टिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, मिट्टी टेस्टिंग जरूर करें। जी। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कीमती से बताया। नमस्कार।